सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 1 नमक का दारोगा प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। आपके सभी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए जाएंगे इस चैप्टर के। इसी प्रकार से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो जो चैप्टर हैं गद्य खंड के, है ना, संपूर्ण गद्य खंड का सॉल्यूशन हम देखेंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको PDF भी दिया जाएगा, है ना। तो आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखना है और सभी क्वेश्चंस को समझना है ना। आप अच्छी तरीके से एक बार पाठ रीड कर लीजिएगा तो आप पे अच्छी तरीके से बनेंगे, समझते हुए आएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो यहाँ पे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मुंशी बंशीधर। तो मुंशी बंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दारोगा है। वह नमक जैसे विभाग में नियुक्त होने पर भी चारित्रिक शक्ति से भ्रष्टाचार के दलदल की कमल की तरह निर्लिप्त रहता है। जैसे दलदल में कमल निर्लिप्त रहता है, ऊपर रहता है, कीचड़ से अलग रहता है, उसी प्रकार बंशीधर इन रिश्वतखोरी और कपट से दूर रहता है। यानी कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दारोगा है। उनका यही जो चरित्र है वह हमें प्रभावित करता है। तो ये आप बंशीधर के बारे में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलौपिद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। तो पंडित अलौपिद्दीन के जो दो पहलू आते हैं, पहले तो भ्रष्टाचार का एक आता है और सेकंड जो आता है वो गुणग्राही के रूप में आता है। तो आपको दो शब्द याद रखने हैं केवल इस क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। तो ये पहला शब्द कौन सा याद रखेंगे पहले कारण के लिए, कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। तो पहला पहलू जो उभर कर आता है वो भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है, एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में, है ना। और सेकंड जो पहलू उभर के आता है तो वह एक गुणग्राही व्यक्ति के रूप में आता है। तो किस प्रकार से वो समझेंगे। यहाँ पे कहानी के आदि से मध्य तक उसका भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने क्या देखा कि पंडित अलौपिद्दीन है जो वह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता था। और सेकंड पहलू क्या आता है सामने, यहाँ पे कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्ति के रूप में सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले बंशीधर की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर आदरपूर्वक उसे अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले वो एक भ्रष्ट व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है और दूसरा जो पहलू लास्ट में हमें दिखाई देता है वह गुणग्राही व्यक्ति के रूप में आता है। कैसा गुणग्राही, है ना, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी को देखता है जब बंशीधर की, तो वो गुणग्राही व्यक्ति के रूप में सामने आता है। पहले तो भ्रष्ट था क्योंकि वह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता था, लेकिन वह जो प्रभावित हुआ कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी को देखकर, तो उसका एक गुणग्राही व्यक्ति के रूप में उसका व्यक्तित्व सामने आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। समाज का जो हर एक पात्र है वो किसी न किसी सच्चाई को उजागर करता है समाज की। तो किस प्रकार से करता है, तो यहाँ पे समझेंगे। वृद्ध मुंशी के बारे में देखेंगे। वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। तो एक भ्रष्ट व्यक्ति का परिचय देते हुए वृद्ध मुंशी कहते हैं, मतलब वृद्ध मुंशी एक भ्रष्ट व्यक्ति की तरह बात करते हुए कहते हैं, जब उनका पुत्र बंशीधर नौकरी की तलाश में जा रहा था तो उन्होंने उससे कहा कि रिश्वतखोरी के बारे में उन्होंने उसे खुलकर बताया और कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय अधिक हो, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं वकील के बारे में पढ़ेंगे। तो वकीलों के माध्यम से यह उजागर हुआ है कि वकीलों का मुख्य लक्ष्य धन कमाना रह गया है। वह पैसा कमाने के लिए धन वालों का ही साथ देते हैं, न्याय और अन्याय से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। इतना ही नहीं, जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दारोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया तो सभी वकील लोग अवश्य ही चाहने लगे कि वे वकालत छोड़कर इस विभाग के दारोगा बन जाएं। तो इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे वकील सबसे अधिक सोच रहे थे कि वो नमक विभाग में नमक का दारोगा के पद पर पदस्थ हो जाएं, है ना। अगला है आपका शहर की भीड़। शहर की भीड़ तो इस प्रतीक्षा में रहती है कि सड़क पर कब हंगामा हो और भीड़ वहाँ पे खड़े होकर कब आनंद ले। वे सब तमाशबीन होते हैं, सत्य से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता, जो मन में आया बोलते चले जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी। निंदा की बौछारें हो रही थीं, मानो संसार में से अब पापी का पाप कट गया। हमारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न हो गईं कि भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न होगा।
यहाँ पे ये आपको पॉइंट ज़रूर याद रखना है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका क्वेश्चन अभी आगे है, हम देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे लेखक प्रेमचंद्र ने नमक का दरोगा कहानी में वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा है कि जिस प्रकार माह में एक बार चंद्रमा पूर्ण होता है तथा चमकीला होता है, परंतु अगले दिन से घटता चला जाता है तथा पूर्ण लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने में एक बार मिलता है तथा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खर्च होने पर अंत में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो एक चांद, पूर्णमासी के चांद से यहाँ पे मासिक वेतन की तुलना की गई है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहानी के अंत में अलूपीदीन के बंसीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपने देखा ही कि अलूपीदीन किस गुण से प्रभावित हुए। तो यहाँ पे देखेंगे कि कहानी के अंत में अलूपीदीन ने बंसीधर को मैनेजर नियुक्त कर दिया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। 2 कारण यहाँ पे दिए गए हैं। अलूपीदीन स्वयं भ्रष्ट था, किंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसका कार्य ईमानदारी से करे। बंसीधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था। सेकंड देखेंगे आप, अलूपीदीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित था। उसे बंसीधर जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी जाने का भी दुख था। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम भी कहानी का अंत सुखर करते जिसमें पंडित अलूपीदीन अपना जुर्म स्वीकार कर लेते और बंसीधर अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते। यहाँ पे देख सकते हैं पंडित अलूपीदीन ने बंसीधर को मैनेजर नियुक्त किया, इसके पीछे ये कारण थे। तो 2 कारण यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समय में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए योग्य लोग लालायित होते रहते होंगे और क्यों? तो वर्तमान समाज में अनेक ऐसे पद हैं जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि उन पर रिश्वत के रूप में धन व दिखावटी सम्मान मिलता है, जैसे सरकारी खजाने का खजांची, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, नेता, आयकर व बिक्री कर विभाग, आयात तथा निर्यात विभाग। इन विभागों में रिश्वत की बोली लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ाई लिखाई सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभव में आधार पर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो और जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना किस अर्थ में लागू हो। तो यहाँ पे 3 आपको स्थितियाँ दी गई हैं, इनके बारे में देखेंगे। पहले दी गई है कबीर की साखियाँ और कहावतें। जब मुझे पता चला कि कबीर किसी पाठशाला में नहीं गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे ज्ञानी संत ने बिना पढ़े इतना ज्ञान लोगों तक पहुँचाया। जब अंत में ईश्वर से ही संबंध का उद्देश्य है तो पढ़ना क्या है। दूसरी बात यह है कि भारत के खली ने भीमाकाय रेसलर को विश्व चैंपियन बनाया, तो मुझे पता चला कि उन्होंने भी पढ़ा लिखा नहीं है। यह देखकर आश्चर्य होगा कि बिना पढ़े भी धन और प्रसिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सेकंड है, मेरे पड़ोस में एक अम्मा जी रहती हैं, उनके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। उनके पत्र, ईमेल आदि सभी अम्मा जी के लिए हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ना सार्थक है। थर्ड कंडीशन कहती है कि यहाँ पर पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे समझेंगे। अगला क्वेश्चन, दरोगा बंसीधर और गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलूपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलूपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंसीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते? यहाँ पे पंडित अलूपीदीन एक अभिमानी तथा भ्रष्ट व्यक्ति होते हुए भी दूसरों के गुणों की परख व सम्मान करना जानते थे। इसी कारण मुंशी बंसीधर की अच्छाइयों को जानकर मैनेजर के पदों पर उसे रख लिया। बंसीधर एक शिक्षित व समझदार व्यक्ति थे और एक ईमानदार और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। यहाँ पे देखेंगे उन्होंने व्यक्ति की भूल के प्रति उदारता दिखाई और नौकरी स्वीकार कर ली। मेरी दृष्टि में ऐसा करना उचित था, अतः मैं पंडित अलूपीदीन की नौकरी करके समाज में दूसरों की भूल को क्षमा करने का संदेश देता हूँ। तो इस प्रकार से आप भी ऐसा आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके विचार पूछे गए हैं। अगला देखेंगे, लड़कियाँ हैं घास फूस की तरह ऊंची एड़ी के जूते चलाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की वास्तविकता किससे प्रकट होती है? यह वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के जवान होने पर ही माता पिता को उनकी शादी को लेकर के शादी की चिंता सताने लगती है। शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना, इससे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन के आंसर
इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार से हम संपूर्ण गद्य खंड कंप्लीट करेंगे, पद्य खंड, और आपके सभी जो MCQ बनते हैं वो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।